दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों आप सभी के रिक्वेस्ट पे आज हम लोग हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इस सीरीज पे अगर अच्छा रिस्पांस रहता है तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा बंद करना पड़ेगा इसको। ओके, अगर इसे कंटिन्यू रखना भी पड़े तो हम लोग दोनों जो है पैरेलल चलेंगे लेकर हिंदी और कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट को। यहाँ पे BSPSL हिंदी का ये पहला MCQ का प्रैक्टिस सेट है और अगले यहाँ पे देखिएगा स्लाइड में तो ये कुछ चीज़ें हैं हमने एडिट किया था, बट ये किसी तरह से मिस्टेक वाइज ये कंप्यूटर वाला जो MCQ है उसका ये लग गया है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये जो सेट है, जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और यहाँ पे हमने सिलेबस भी मेंशन कर दिया है कि आपके जो BSPSL का नोटिफिकेशन है उसमें क्या सिलेबस जो है मेंशन है। ओके, यहाँ पे सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। जो सिलेबस है, सबसे पहला जो टॉपिक बताया गया उसमें कि व्याकरण से क्वेश्चंस आपका रहेगा। व्याकरण में ओनली व्याकरण लिखा गया है, जो टॉपिक का नाम है वो नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग ये मानकर चलते हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से और ऐसे जो व्याकरण में टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट उन सभी के हिसाब से कि इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपका हो सकते हैं। उसके अलावा जो सिलेबस में है ये हिंदी डिक्शनरी शब्दावली से रिलेटेड है, कॉम्प्रिहेंशन जो है उस टॉपिक से क्वेश्चंस होने के चांसेज हैं। रिक्त स्थान के भरने से रिलेटेड क्वेश्चन, त्रुटि पहचान, विलोम, समानार्थी और लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पढ़ना, क्योंकि पढ़ना एक क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, इसलिए जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें संज्ञा नहीं है पूछा गया है। पुस्तक जो है, विद्यालय और शिक्षक जो है ये एक प्रकार का संज्ञा है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पुस्तक एक संज्ञा है क्योंकि यह एक वस्तु का नाम दर्शाता है। विद्यालय भी संज्ञा है क्योंकि यह एक स्थान का नाम दर्शाता है। शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम दर्शाता है, इसलिए ये जो है संज्ञा है। और पढ़ना एक क्रिया है, संज्ञा नहीं। क्रियाएं वे शब्द हैं जो बताते हैं कि कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है और या क्या होगा, ये क्रिया बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि मैंने उसे देखा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मैंने उसे देखा में पुरुषवाचक सर्वनाम है। और अन्य सभी जो सर्वनाम है उसका यहाँ पे हम आपको डिटेल बताएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। बाकी पुरुषवाचक सर्वनाम पहले देखते हैं कि ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण मैं, तुम, वह, हम, आप, वे। तो इन सभी शब्द के लिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम जो है प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैंने उसे देखा, उस हिसाब मैंने यहाँ पे आया है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ पे मैं शब्द वक्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे निश्चयवाचक जो सर्वनाम है, ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करता है, जैसे यह, वह, ये और वे। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, ये सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करते हैं, जैसे कि कोई, कुछ, सब और कोई भी। अगला है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कौन, क्या, किसको, किसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि नया शब्द, जो नया वर्ड है, नया शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा। जो करेक्ट आंसर होगा इसका, नया शब्द जो है इसका सही विशेषण रूप बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9। जो 9 वर्ड है वो नया का विशेषण है। तो विशेषण क्या होते हैं, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नया शब्द के बारे में बताया गया है कि यह एक विशेषण है जो किसी वस्तु या स्थिति की नवीनता, मतलब जो न्यू होते हैं, नवीनता या ताजगी का वर्णन करता है। अन्य जो विकल्प दिया गया है ऑप्शन में, नौता है, यह नया का संज्ञा रूप है, विशेषण रूप नहीं है। नई जो है यह नया का स्त्रीलिंग विशेषण रूप है। और नवीन क्या है, तो यह नया का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यह विशेषण रूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे उदाहरण है जो 9 है, 9 शब्द से यहाँ पे 9 विचार, 9 युग और 9 आविष्कार, इसके उदाहरण हो सकते हैं।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि नया शब्द का स्त्रीलिंग विशेषण रूप नई है और नया शब्द का बहुवचन विशेषण रूप नए होते हैं। तो नया का बहुवचन क्या होता है? नए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि सूरज निकल रहा है में निकल रहा है क्या है? तो यहाँ पे जो सूरज निकल रहा में क्या है? ये निकल रहा है एक प्रकार की क्रिया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विद्यार्थी शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का स्त्रीलिंग रूप विद्यार्थिनी होता है। ओके, अन्य सभी जो ऑप्शन है उसका भी एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले देख लीजिए, विद्यार्थी शब्द पुल्लिंग है जो विद्या यानी ज्ञान और अर्थी इच्छुक शब्द से मिलकर बना है। विद्या धन अर्थी से मिलकर बना है, इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने वाला। विद्यार्थिनी शब्द के बारे में देखिए, विद्यार्थी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है विद्यार्थिनी और इसमें स्त्रीलिंग प्रत्यय नी जोड़ा गया है। जो विद्यार्थी के लास्ट में नी जोड़ा गया है, ये क्या है? स्त्रीलिंग प्रत्यय है नी। इसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने वाली, इसलिए विद्यार्थी का जो स्त्रीलिंग रूप है विद्यार्थिनी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि पुस्तकें का वचन रूप क्या है? पुस्तकें का यहाँ पे जो वचन रूप है पूछ रहा है कि पुस्तकें कौन से वचन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन होगा। और बहुवचन पुस्तकें है और इसका एक वचन पूछे, अगर एक वचन पूछे तो क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। पुस्तक जो है इसका एक वचन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पुस्तक देख लीजिए, पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामायण और महाभारत किस प्रकार के समास हैं? कंबाइन इसको पढ़िएगा, रामायण और महाभारत किस प्रकार का समास है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर होगा। रामायण और महाभारत का समास विग्रह क्या है? द्वंद्व है। क्यों है? द्वंद्व समास वह होता है जिसमें समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और जब उन शब्दों का समास किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या व आदि योजक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि रामायण और महाभारत है तो यहाँ पे रामायण महाभारत लिखना होगा तो और का यहाँ पे लोप हो जाएगा, लिखिएगा रामायण महाभारत। इसके उदाहरण में अन्न जल को अन्न जल, देखिए यहाँ पे अन्न और जल है, इसका योजक चिन्ह और गायब करके क्या आया है? डैश आया है। वैसे अपना पराया, अपना और पराया, राजा और रंग का राजा रंग, ये शामिल होते हैं एग्जाम्पल में। तो ये दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह में आता है और अथवा या आदि द्वंद्व समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में यहाँ पे उपसर्ग, जैसा कि आप सबको पता होगा कि वैसे जो शब्द के शुरू में लगकर, वैसे शब्द जो शब्द के शुरू में लगकर जो उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे बोलते हैं उपसर्ग, और जो अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय बोलते हैं जो अंत में लगते हैं, और जो शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। तो अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है पूछ रहा है। तो उपसर्ग मतलब ये जब भी आएगा ये शुरू में आएगा, तो शुरू में आएगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अधि इसका जो है उपसर्ग होगा अध्यक्ष का। देखिए जो अध्यक्ष है, उपसर्ग प्रत्यय देख लीजिए पहले, वे वर्ण जो किसी शब्द के आदि में लगकर, आदि मतलब शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधि, उप, नि, नीर, अति आदि। प्रत्यय देख लीजिए, वे वर्ण जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे क, ता, न, वन इत्यादि। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और छ। अधि धन छ, यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा। अधि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊपर, पर, अधिकार, प्रधानता आदि। छ का अर्थ है शासन करना। अधि मतलब होता है ऊपर या अधिकार या प्रधानता, और छ का अर्थ होता है शासन करना। जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो उनका अर्थ ऊपर शासन करने वाला या प्रधान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब जो वैसे वर्ण जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो शिक्षक में यहाँ पे जो है क प्रत्यय आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है। क प्रत्यय क्रिया को संज्ञा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है और शिक्षक शब्द में क प्रत्यय लगने से शिक्ष क्रिया शिक्षक संज्ञा में बदल जाती है, जिसका अर्थ है वह जो शिक्षा देता है। तो शिक्षक शब्द शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। ओके, और इसमें जो क प्रत्यय जुड़ता है वो इसे संज्ञा में बदल देता है, जिससे शिक्षक बन जाता है, शिक्षक बन जाता है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि मैंने किस काल का रूप है। जो मैंने यहाँ पे लिखा गया है मैंने शब्द, वो किस काल का रूप है? ये जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भूतकाल का रूप है मैंने। इसका एग्जाम्पल भी हम बता देंगे, देख लीजिए। मैंने क्रिया जो है करना एक भूतकालिक रूप है, और वर्तमान क्रिया देखिए क्रिया का वर्तमान में होना दर्शाता है, भूतकाल क्रिया का अतीत में होना दर्शाता है जो भविष्य में हो, और सॉरी अतीत मतलब जो बीता हुआ कल होता है उसमें बीते हुए दिन को दर्शाता है, बीते हुए समय में हो। भविष्य काल जो है क्रिया का भविष्य में होना दर्शाता है, और मैंने में ने प्रत्यय क्रिया को भूतकाल में बदल देता है। जो मैं है यहाँ पे मैं हो गया, और इसमें जो ने प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो जो है इसे भूतकाल में बदल दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए इसका, वर्तमान का अगर एग्जाम्पल लीजिएगा तो मैं खाना खाता हूँ, ये क्या होगा? वर्तमान का एग्जाम्पल होगा। भूत का मैंने खाना खाया जो कि ऑप्शन में था, मैंने से रिलेटेड क्वेश्चन में था, और भविष्य में मैं खाना खाऊंगा, ये हो जाएगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो विनम्र है उसका पर्यायवाची शब्द नम्र हो जाएगा। बाकी कठोर जो है उसका अपोजिट उल्टा वर्ड हो जाएगा विलोम शब्द, और सरल दूसरा शब्द हो जाएगा, और उदार भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन बहुत ही करीब इसका आंसर जो है नम्र है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं विनम्र का अर्थ मर्यादा का पालन करने वाला, दूसरों का सम्मान करने वाला, जिसमें अहंकार नहीं हो, मतलब अहंकार रहित हो, और शालीन हो, जो वो विनम्र का ये सभी अर्थ होता है। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, विनम्र विद्यार्थी शिक्षक का सम्मान करता है। दूसरा उदाहरण है नम्र व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है, और तीसरा एग्जाम्पल है शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार सभी को पसंद होता है। तो ये भी विनम्र का पर्यायवाची हो सकता है, शिष्टाचार पूर्ण। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं अन्य जो विकल्प है उसका अर्थ, कठोर का अर्थ होता है कठिन, कठोर या फिर अनमय। सरल का अर्थ होता है आसान, सहज, कम और जटिल, और उदार का अर्थ होता है दानशील, दयालु और क्षमाशील। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कि जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो पढ़ने योग्य के लिए यहाँ पे एक शब्द हो जाएगा पठनीय, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे पठनीय शब्द पठन क्रिया से बना है जिसका अर्थ है पढ़ना, और इसमें यह प्रत्यय विशेषण बनाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जुड़ा गया है? यह प्रत्यय जुड़ा है विशेषण बनाने के लिए। पठनीय का अर्थ है जो पढ़ा सके या जो पढ़ने के योग्य हो। अन्य विकल्पों में जो है उसका विश्लेषण देख लेते हैं। श्रवणीय का मतलब होता है जो सुना जा सके, दर्शनीय जो देखा जा सके, और लेखनीय जो लिखा जा सके। ये सभी अर्थ हुआ इसका। उदाहरण के रूप में देखिए, यह पुस्तक बहुत पठनीय है, पठनीय सामग्री का अध्ययन करना जरूरी है। तीसरा एग्जाम्पल है शिक्षक ने विद्यार्थियों को पठनीय सामग्री प्रदान की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो ये विराम चिन्ह है यह कौन सा विराम चिन्ह है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पूर्ण विराम चिन्ह है। जो सेंटेंस जब कंप्लीट होता है वहाँ पे ये पूर्ण विराम चिन्ह आता है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका देख लेते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग एक वाक्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग एक जगह और किया जाता है, कब? जब वाक्य में दो स्वतंत्र खंड हो तब भी किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग सूची के अंतिम बिंदु से पहले भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि उदाहरण है यहाँ पे इसका, मैं भारत में रहता हूँ, यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह यूज हुआ है। राम, सीता और लक्ष्मण भाई बहन है, यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह है। मुझे फल, सब्जियां और दूध पसंद है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अन्य जो विकल्प हैं, जो प्रश्नवाचक है, यहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में किया जाता है, और विस्मयवादी जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है इसका प्रयोग विस्मय, आश्चर्य या आदेश व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
एक होता है अल्प विराम। इसका प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक समान पदों को अलग करने के लिए यूज किया जाता है अल्प विराम का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि क वर्ण का सही विचार क्या है। जो क वर्ण है वो क्या है, सही विचार क्या है इसका। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क जो है एक प्रकार का व्यंजन है। ओके, यहाँ पे देखिए क एक व्यंजन वर्ण है क्योंकि यह अकेले ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता, इसे किसी स्वर के साथ मिलकर ही बोला जा सकता है, जैसे कि क प्लस अ क, ये का नहीं होगा क होगा। ओके, तो ये व्यंजन वर्ण है। स्वर और व्यंजन का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ये सभी स्वर का लिस्ट है। अ आ ई उ री री ए ओ औ, ये स्वर का है, बाकी ये सभी व्यंजन का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि सदैव का विलोम शब्द क्या है। सदैव का जो विलोम शब्द होगा, सदैव मतलब होता है हमेशा, और जो इसका विलोम शब्द होगा उल्टा शब्द हो जाएगा कभी नहीं। सदैव का अर्थ हमेशा या सदा या फिर निरंतर होता है। कभी नहीं का अर्थ है एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी इसका अर्थ है किसी अनिश्चित समय पर यूज होता है कभी शब्द। और नित्य का मतलब होता है प्रतिदिन, हर रोज। हमेशा का अर्थ होता है सदैव, हमेशा मतलब सदैव, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदर जो शब्द है, आदर का समानार्थी शब्द क्या होगा। जो आदर है उसका समानार्थी शब्द हो जाएगा सम्मान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे आदर और सम्मान दोनों का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना जिसके कारण उन्हें महत्व दिया जाता है। आदर थोड़ा अधिक औपचारिक शब्द माना जाता है, जबकि सम्मान का प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की स्थितियों में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तिरस्कार का मतलब घृणा और अपमान जो दिया गया है ऑप्शन में, उसका मतलब समझिए। ऑप्शन नंबर बी में है तिरस्कार, इसका अर्थ है घृणा, अवहेलना या फिर नापसंद। सी में है घृणा, ऑप्शन नंबर सी में, इसका अर्थ होता है अत्यधिक नापसंद या घृणा। और अपमान मतलब होता है किसी का अपमान करना, उनकी प्रतिष्ठा को कम करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं उदाहरण कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा उदाहरण है कि शिक्षकों को छात्रों का सम्मान करना चाहिए, या फिर छात्रों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीने का हकदार है। नेक्स्ट यहाँ पे जस जस करूँ सो तस तस पाऊँ में जस जस क्या है। यहाँ पे एक जो है प्रोवर्ब यूज किया गया है, लोकोक्ति या फिर मुहावरा है एक प्रकार का। जस जस करूँ सो तस तस पाऊँ में जो जस जस यूज किया गया है शब्द, ये क्या है। तो ये जो जस जस यूज किया गया है ये एक प्रकार का उपमा है, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस पूछेगा जस जस करूँ सो तस तस पाऊँ, तो ये एक प्रकार के मुहावरा भी हो सकता है और ये लोकोक्ति भी हो सकता है। दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, हम दिखाते हैं आपको क्या डिफरेंस है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपमा होगा। क्यों होगा इसका। जस जस एक उपमा है जिसमें किसी कार्य की तुलना उसके परिणाम से की जा रही है। यहाँ जस जस का अर्थ है जैसा जैसा, जो तुलना को दर्शाता है, यानी कंपैरिजन को दर्शाता है। तो किसी से तुलना किया जाता है किसमें, उपमा में। यहाँ पे मुहावरा है जो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो मिलकर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे मुहावरा कहते हैं। ये तो मुहावरा हो गया, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। और लोकोक्ति क्या होता है, तो लोक का अनुभव यानी लोगों के अनुभव और नीति शिक्षा का संक्षिप्त कथन जिसे लोग बार बार दोहराते हैं उसे लोकोक्ति कहते हैं। ओके, इसलिए इसे जो है दोनों तरह से यूज किया जाता है। लोग कहते हैं कि जैसा जो करेगा वैसा पाएगा, उस तरह से अगर देखेगा तो ये लोकोक्ति हुआ। लेकिन जस जस करूँ सो तस तस पाऊँ, इसमें जो है कुछ वर्ड मिलकर एक विशिष्ट अर्थ भी निकालते हैं, उस तरह से मुहावरा भी हो जाएगा। लेकिन ये लोकोक्ति के बहुत करीब है पूरा ये सेंटेंस, और इसमें जो जस जस है वो उपमा है। यहाँ पे उपमा किसी वस्तु या भाव को दूसरी वस्तु या भाव से तुलना करके समझाने का साधन है, जिसे उपमा कहते हैं। और संधि क्या होता है, तो दो शब्दों के मिलने से उत्पन्न होने वाला नया शब्द संधि कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि छोटा और बड़ा किस प्रकार के शब्द हैं। तो सिंपल है, ये एक प्रकार के विलोम शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बिना रुके बोलना के लिए कौन सा मुहावरा सही है। बिना रुके बोलना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा प्रवाह बोलना मुहावरा यूज किया जाता है बिना रुके बोलने के लिए। कोई बोलेगा धारा प्रवाह बोल रहा है, मतलब बिना रुके बोल रहा है, वो कंटिन्यू बोले जा रहा है।
नेक्स्ट है यहाँ पे धारा प्रवाह का, यहाँ पे देख लीजिए, इसका अर्थ है बिना रुके बिना अटके हुए सुचारू रूप से बोलना। यह बिना रुके बोलने के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा है। उदाहरण, वक्ता ने धारा प्रवाह ढंग से अपना भाषण दिया। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि विद्वान धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे। तीसरा एग्जाम्पल है वकील ने धारा प्रवाह अपनी दलील पेश की। नेक्स्ट यहाँ पे अन्य विकल्प जो है ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, इसका देख लीजिए जो एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन ए में है तोते की तरह रटना। इसका अर्थ है बिना समझ के केवल याद करके बोलना। यह बिना रुके बोलने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें समझदारी का अभाव होता है। आप लोग 3 इडियट अगर मूवी देखे होंगे, 3 इडियट, तो उसे जो है उसमें एक चमत्कार शब्द को रिप्लेस कर देता है जो मेन कैरेक्टर होता है उस मूवी का, और उसे जो है दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसे बिना समझे, बिना किसी सोच विचार के उसको रट कर बोल देता है, वो भी स्टेज पे पब्लिक के सामने। तो उसका ये करेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ओके, तोते की तरह रटने का। इसलिए बोला जाता है कि आप याद भी कीजिए चीज़ों को तो थोड़ा समझ कर याद कीजिए ताकि उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको हो सके, सही गलत का ज्ञान हो सके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है गला फाड़ कर बोलना। इसका अर्थ क्या है? बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना। यह बिना रुके बोलने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें केवल आवाज़ पर ध्यान दिया जाता है, प्रवाह पे नहीं। यहाँ पे डी ऑप्शन में है चुप रहना। इसका अर्थ है बोलना नहीं बोलना। यह बिना रुके बोलने के विपरीत अर्थ है, इसलिए ये गलत होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है पहले हमने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मनुष्य का पुत्र के लिए सही शब्द क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव पुत्र मनुष्य का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पे मानव पुत्र यह शब्द मनुष्य और पुत्र शब्दों का सम्मिश्रण है जो मनुष्य का पुत्र के अर्थ को सबसे सटीक रूप से व्यक्त करता है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति मानव जाति का हिस्सा है और साथ ही पुरुष लिंग का भी हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पे बालक पुत्र जो नर पुत्र है ऑप्शन में, बालक का अर्थ है छोटा बच्चा, जबकि मनुष्य के पुत्र का किसी भी उम्र का पुरुष हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो पुत्र ऑप्शन में है इसका अर्थ है बेटा, जो मनुष्य का पुत्र के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यह लिंग विशिष्ट शब्द है और केवल पुरुष संतान को ही दर्शाता है पुत्र, इसलिए यह भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। जो नर पुत्र है ये क्यों गलत है? ऑप्शन में जो है इसका अर्थ है नर पुत्र का अर्थ है पुरुष का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन यह भी लिंग विशिष्ट शब्द है और मानव शब्द की व्यापकता नहीं रखता है जो सभी मनुष्य को सम्मिलित करता है। तो कुल मिलाकर बालक मतलब छोटा बच्चा हो गया, पुत्र और नर पुत्र जो है ये लिंग को दर्शाता है। और यहाँ पे जो मानव पुत्र जो है वर्ड यूज किया गया है वो लिंग से परे है, मतलब जेंडर से परे जो वर्ड है वो यूज किया गया है मानव पुत्र, इसलिए करेक्ट आंसर होगा मनुष्य का पुत्र मानव पुत्र। जो मनुष्य है, जो मनुष्य शब्द है ये भी जो है जेंडर विशिष्ट वर्ड नहीं है, मतलब कि इसमें लिंग से रिलेटेड ये शब्द नहीं है, इसमें महिला पुरुष को नहीं दर्शाता। मनुष्य में सभी आ जाता है और मानव में भी सभी आ जाते हैं, महिला पुरुष सभी, इसलिए मनुष्य का पुत्र जो है मानव पुत्र करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सप्ताह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्ताह का सही जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सप्त प्लस अह, सप्त धन अह। यहाँ पे देख लीजिए सप्ताह यह शब्द सप्त और अह शब्दों से मिलकर बना है। सप्त इसका अर्थ होता है 7 और अह मतलब होता है दिन, तो ये क्या होगा सप्ताह बन जाएगा सप्त प्लस सप्त धन अह से। संधि क्या होते हैं? दो शब्दों के मिलने पर होने वाले ध्वनि परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है अविनाशी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अविनाशी शब्द में उपसर्ग यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब वैसे वर्ण जो शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी अ हो जाएगा। अविनाशी शब्द में जो उपसर्ग है वो अ उपसर्ग है। यहाँ पे अविनाशी देख लीजिए जो कभी नष्ट नहीं होता, इसका अर्थ होता है उपसर्ग पता है आपको, वे शब्दांश या अक्षर या वर्ण जो किसी शब्द के अंत आदि में लगकर, आदि मतलब शुरू में, उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अविनाशी शब्द में अ उपसर्ग है, अ इसका अर्थ है नहीं या अभाव। विनाशी इसका अर्थ होता है जो नष्ट होता है, तो अ मतलब अभाव जो नष्ट होता है, इसलिए अविनाशी जो नष्ट नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं हो सकता अविनाशी कहलाता है।
भगवान यहाँ पे अविनाशी है, इसका उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कि आत्मा अविनाशी है और सत्य अविनाशी है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 कि प्रकाश, जो प्रकाश है शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रकाश शब्द में उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पे उपसर्ग जो शब्द के शुरू में लगता है तो इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि कल का विलोम शब्द क्या होगा। तो कल का विलोम शब्द बहुत सिंपल है, आज हो जाएगा कल का विलोम शब्द। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, ज्ञान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ज्ञान का पर्यायवाची शब्द इसमें जो सबसे नज़दीक शब्द है ज्ञान का वो हो जाएगा विद्या। विद्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है ज्ञान का। बाकी अन्य अज्ञान, जड़ता और अध्ययन का यहाँ पे दिया गया है। देखिए, विद्या इसका अर्थ होता है शिक्षा या ज्ञान, और बुद्धि होता है समझने या सीखने की क्षमता। अनुभव इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ज्ञान या समझ को अनुभव बोला जाता है। चेतना इसका अर्थ है जानकारी या समझ रखने की अवस्था। यहाँ पे जो ज्ञान है इसका अर्थ है सीखने या समझने से प्राप्त जानकारी या समझ, और इस सबसे जो करीब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे विद्या जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो अन्य पर्यायवाची शब्द है वो हमने दिया था आपको, विद्या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको होमवर्क मैं देता हूँ, और आप जो है कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कितना आपको जो है आपने प्रश्न जो है सही किया इसमें से। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर जो 26 हमने दिया है होमवर्क, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। गंगा शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वो एक ही बात होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, और टोटल हमने 25 यहाँ पे क्वेश्चन लिया था +1 आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन। टोटल 26 क्वेश्चन का सेट था। और इस सेट के बारे में आपको क्या कहना है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकते हैं ये। और आपके लिए जो है डे टू डे अपडेट के नाम से चैनल और ग्रुप दोनों है टेलीग्राम पे। चैनल पे जाकर आप सभी कंटेंट को और इन सभी पीडीएफ जो है इससे रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ग्रुप है उसमें जाकर आप अपने से रिलेटेड बहुत सारे लड़के उसमें जुड़े हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जुड़े हैं उसमें, तो उसमें जाकर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, ये एक मिस प्रिंट यहाँ पे हुआ है, पता नहीं लास्ट में हम एडिट नहीं कर पाए, लेकिन इसे हम कंटिन्यू रखते, इसे एडिट करते, सभी स्लाइड को एडिट करने में बहुत टाइम लग जाता। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को बनाने में मेहनत लगता है थोड़ा, जो है आप अपने तरफ से इसे एफर्ट दिखाते हुए आप ग्रुप में शेयर कर दिया कीजिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।